बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लेक्चर नंबर 16। इस लेक्चर के अंदर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली रिलेशनशिप डिस्कस करने जा रहे हैं टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का। जैसे कि हम जानते हैं कि जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी पर, और काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल्स का मोशन, मॉलिक्यूल का मूव होना। तो यहाँ पर बात की जा रही है काइनेटिक एनर्जी, यानी टेम्परेचर डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता वॉल्यूम पर, डिपेंड नहीं करता इसके मुताबिक, और ना प्रेशर पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है अगर मुझे टेम्परेचर कम या ज़्यादा करना है तो मुझे मॉलिक्यूल्स की मोशन बढ़ानी पड़ेगी। मतलब कहने का ये हो गया अगर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं इसका मतलब वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो मोर टेम्परेचर मोर काइनेटिक एनर्जी, लेस टेम्परेचर लेस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मालूम करने का तरीका क्या होता है? 3/2 kT। तो आज के लेक्चर के अंदर हम ये करने जा रहे हैं कि ये फॉर्मूला ड्राइव करेंगे हम किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी जो एवरेज होता है वो इक्वल होता है 3/2 kT। तो याद रहे इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट बेसिकली यही है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमें क्या मेजर करना पड़ेगा? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो किसी भी मॉलिक्यूल से जब हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे इट मीन्स वो टेम्परेचर कहलाएगा। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं इस डेरिवेशन के हवाले से। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन। जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि प्रेशर की इक्वेशन हमने ड्राइव की थी, और प्रेशर की इक्वेशन हमने कुछ ये ड्राइव की थी। एज वी नो दैट, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस किया है कि प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इक्वल टू 1/3 ρV²। हमने इस इक्वेशन को ड्राइव किया था। यहाँ पर रॉ का मतलब है इस डेंसिटी और वी का मतलब है स्पीड। अब डेंसिटी का मतलब क्या था? तो डेंसिटी के हवाले से हमने पढ़ रखा है कि डेंसिटी का मतलब होता है, यानी रॉ का मतलब होता है रॉ इक्वल टू मास, यानी जितना भी मास है उसको डिवाइड कर दें आप वॉल्यूम से, तो इससे डेंसिटी पता लग जाएगी। अब किसका मास है? जाहिर सी बात है हम बात करें मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी के हवाले से, तो मॉलिक्यूल का मास देखना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूल के मास को m कहते हैं और वॉल्यूम को v कह रहे हैं, जहाँ पर मॉलिक्यूल्स गैस मौजूद है। लेकिन मसला ये टोटल मास की बात की जा रही है। टोटल मास का मतलब कितने मॉलिक्यूल का मास? एक मॉलिक्यूल का, दो मॉलिक्यूल का, तीन मॉलिक्यूल का। तो हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो हम बहुत सारे मॉलिक्यूल के लिए लगाते हैं n मॉलिक्यूल्स, यानी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डेंसिटी इक्वल आ जाएगी टोटल मास यानी nm डिवाइड बाय वॉल्यूम यानी कि v। अब हम ये करते हैं कि इक्वेशन नंबर जो हमने 2 बनाई है, हम इस इक्वेशन 2 को सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 के अंदर, यानी पुट इक्वेशन नंबर 2 को हम पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जहाँ रॉ लिखा हुआ है मुझे रॉ हटाना है, और रॉ की जगह पर लिखना है डेंसिटी की जगह पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो इक्वेशन नंबर 1 कुछ ये हो जाएगी हमारे पास, P इज इक्वल्स टू 1/3 और साथ में v²। जबकि रॉ मैंने नहीं लिखा, रॉ की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? तो इसका जवाब है रॉ की जगह मुझे लिखना है nm डिवाइड बाय v। अच्छा याद रहे यहाँ पर दो v आ रहे हैं, तो ये जो v लिखा हुआ है ये स्पीड के लिए है, और जो यहाँ v लिखा है ये वॉल्यूम के लिए है। तो हम जो स्मॉल v बनाएंगे स्पीड के लिए और कैपिटल V बनाएंगे वॉल्यूम के लिए, ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें कि इसमें से स्पीड क्या है, वॉल्यूम क्या है। अब उसके बाद वॉल्यूम डिवाइड हो रहा है। अगर वॉल्यूम यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब प्रेशर से फिर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 nmv²। ये हमने लिख दिया, वॉल्यूम डिवाइड से मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब जैसा कि हमने एक इक्वेशन पढ़ रखी है जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन, उस इक्वेशन के हवाले से हमने देखा है कि आइडियल गैस इक्वेशन के हवाले से जब हम बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन की, तो आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल्स टू nRT। इसे कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन। यहाँ पे P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, R का मतलब गैस कांस्टेंट, T का मतलब टेम्परेचर। हमने इसे इक्वेशन नंबर 4 कह दिया। अब हम 3 और 4 को आपस में कंपेयर करवाते हैं। तो नाउ कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4। नाउ कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4। तो कंपैरिजन में होता है कि जो सिमिलर साइड है वो नहीं लिखते, फिर क्या लिखेंगे? PV की जगह पर इक्वेशन 3 में लिख देंगे nRT। तो ये हो जाएगा nRT इज इक्वल्स टू 1/3 nmv², यानी PV की जगह पर मैंने लिख दिया nRT लिख दिया। अब इसके बाद जब हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं तो फर्दर कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पर n नंबर ऑफ मोल्स हैं,
और नंबर ऑफ मोल्स को डिटरमिन करने का फॉर्मूला कुछ ये होता है। अगर हम मोल्स को डिटरमिन करने जा रहे हैं तो मोल को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है मोल इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। जबकि मोल्स को फाइंड करने का एक और तरीका भी मौजूद है। मोल्स को फाइंड करने का एक और तरीका इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय Na। तो मोल्स को फाइंड करने के दो ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। हम इन टर्म्स ऑफ मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल मॉलिक्यूल अगर हम डिवाइड कर दें Na यानी एवोगाड्रोस नंबर से, तो इसका मतलब हमें मोल्स पता लग जाएंगे। तो हम यहाँ पर मोल्स को फाइंड करने के लिए, यानी अगर हम बात करते हैं मोल्स के हवाले से, तो मोल्स के हवाले से हम कह सकते हैं कि मोल इक्वल टू N डिवाइडेड बाय Na। इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर 6 है, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 5 के अंदर। तो नाउ इक्वेशन नंबर, पुट इक्वेशन नंबर 6 इन इक्वेशन नंबर 5, यानी मोल्स की जगह पर मैं लिखने जा रहा हूँ N डिवाइड बाय Na। तो ये हो जाएगा N डिवाइड बाय Na, जबकि RT इज इक्वल्स टू 1/3 NmV²। नंबर ऑफ मोल की जगह पर मैं लिख दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल राइट पे भी लिखा है और लेफ्ट पे भी लिखा है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हमने कैंसिल कर दिया। अब रह क्या गया हमारे पास, तो जो चीज़ें हमारे पास बाकी रह गई हैं उसके अंदर हमारे पास मौजूद है गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय Na, यानी R डिवाइड बाय Na, साथ में लिखा है T और यहाँ लिखा है 1/3 mv²। अब इसके बाद 3 क्योंकि डिवाइड हो रहा है वो 3 मल्टीप्लाई में आ गया, तो ये हो गया 3RT डिवाइड बाय Na और साथ में mv²। अच्छा, यहाँ पे R का मतलब है गैस कांस्टेंट और Na का मतलब है एवोगाड्रोस नंबर, ये दोनों ही कांस्टेंट है। जब हम बात करते हैं R की, तो R की वैल्यू भी फिक्स है और Na की वैल्यू भी फिक्स है। इन दोनों कांस्टेंट को जब हम डिवाइड करते हैं तो एक नया कांस्टेंट बनता है और उसे कहा जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। जब हम गैस कांस्टेंट को डिवाइड करते हैं एवोगाड्रोस नंबर से, एक नया कांस्टेंट बनता है, उसे कहा जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसको जाहिर करते हैं K से। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का तरीका क्या है, R डिवाइड बाय Na। तो मैं R और Na की जगह पर लिख देता हूँ 3KT इक्वल्स टू mv², यानी R बाय Na की जगह पर K लिख दिया हमने। याद रहे हमें फॉर्मूला ड्राइव करना था 3/2 KT काइनेटिक एनर्जी को, और हमने ड्राइव किया 3 KT। अब जैसे कि हम जानते हैं प्रीवियस नॉलेज के हवाले से, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², और यहाँ पर लिखा हुआ है mv², यानी काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो होता है हाफ mv², और यहाँ लिखा है mv², यानी यहाँ पर हाफ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर हाफ नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, फिर मल्टीप्लाई करवा देना है दोनों तरफ, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1/2, यानी 1/2 से आपने लेफ्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई करवाना है और 1/2 से ही आपने राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई करवाना है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम ड्राइव कर सकें। तो यहाँ लिख दिया हमने mv² और यहाँ लिख दिया हमने 3KT। अब इसके बाद हम जानते हैं कि हाफ mv² तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। तो हम यहाँ तो लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी, लेकिन साथ में लिखेंगे AVG भी, यानी एवरेज। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, AVG लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो स्पीड है वो एवरेज है। जब स्पीड एवरेज होगी तो काइनेटिक एनर्जी हमें एवरेज मिलेगी। जबकि यहाँ लिखा हुआ है 3 × 1, 3 1 = 3 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ लिखेंगे 3 डिवाइड बाय 2 KT, यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगा हमारे पास 3 डिवाइड बाय 2 KT के। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल मिला हमें यहाँ पर, यानी काइनेटिक एनर्जी हमें इक्वल मिला यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 2 KT। ये तो फॉर्मूला बन गया काइनेटिक एनर्जी का जो हमें ड्राइव करना था। अब साथ में हमें कहा जा रहा है कि प्रोपोर्शनल भी होता है टेम्परेचर के, तो हम कर सकते हैं प्रूफ। देखें 3 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। और जब इस कांस्टेंट को हटाया जाएगा तो हम जानते हैं जब कांस्टेंट को रिमूव किया जाता है तो रिमूव करने के बाद प्रोपोर्शन का साइन आता है।
तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर भी होता है। तो 3 कांस्टेंट था, 2 कांस्टेंट था, कि कांस्टेंट था, जब कांस्टेंट को रिमूव किया यहाँ से तो ये टेम्परेचर यहाँ पर प्रोपोर्शन का साइन है। इसका मतलब इक्वेशन हमें ये बता रही है कि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने ये ड्राइव किया कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है 3/2 K, ठीक है। K का मतलब बोर्ड्स मेन कांस्टेंट है, T का मतलब टेम्परेचर है, जबकि हमने एक रिलेशन को ड्राइव किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है मुलाकात होती है आपसे।